था कंसिडरिंग एसवीबी का एक्विजिशन हो गया, वहीं से क्या पहला पॉजिटिव क्यों आया अमेरिकी बाजारों में? बिल्कुल वहीं से आया और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को भी तमाम सुविधाएं दी गई कि डिपॉजिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कल के मुकाबले मतलब परसों के मुकाबले कल का माहौल कंपैरेटिवली बेटर था बैंकिंग सेक्टर के लिए। वो डील भी हो गई तो दोनों के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, 15-20% जाके क्लोजिंग बंद हुए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट था कल यूएस में कि डील होना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। और दूसरा, कई सारे जो छोटे छोटे रीजनल बैंक्स हैं उनको ये सहारा मिल रहा है कम से कम कि उनको कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तो इसीलिए कल आप देखिए कि S&P जिसमें बैंकिंग का वेटेज ज़्यादा है वो लगातार मजबूती के साथ बंद हुआ। हालांकि कोई बहुत बड़ी मजबूती नहीं थी, अगर उसका आप चार्ट देखेंगे तो आखिरी समय में लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी की है, लेकिन तेज़ी थी। डाउ जोन्स भी ऊपर जाके बंद हुआ, हालांकि नैस्डैक नहीं चला, नैस्डैक नीचे आ गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोरिलेट लोग कर रहे हैं कि कल बिनांस के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है और वहाँ का जो कमोडिटी रेगुलेटर उसने कहा कि इसने और इसके सीईओ ने फ्रॉड किए हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। आपको कुछ समय पहले याद होगा कि ये FTX को खरीदने वाले थे। जी हाँ। अब वो खुद उस फ्रॉड में फंस गए। ये अपने क्लाइंट्स को कहते थे कि VPN के थ्रू आप ट्रेड करिए जिससे किसी को पता ही न चले, प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। तो ये सारे आरोप इतने बड़े लगे हैं कि हो सकता है एक्सचेंज बंद भी हो जाएगी। आज की तारीख में आप अमेरिका में क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इवन फॉरेन से बैठ के भी आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि रूट वही है। तो ये एक बड़ा क्रैकडाउन था जो कि लोग कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी कंपनी में एक और क्रैकडाउन हुआ है तो उसका असर। लेकिन लार्जली अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग क्राइसिस कम हुई है, इसका फ़ायदा US मार्केट को मिला है और उसी की वजह से आपको थोड़ी राहत दिखी। लेकिन सब कुछ ठीक हो गया ऐसा नहीं है। जैसा कहते हैं बहुत पेन में से थोड़ा पेन उस दिन कम हुआ, इसलिए ये आपको नज़दीकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। चिंता आपको कहाँ करनी चाहिए? बॉन्ड पे। 2 साल का बॉन्ड यील्ड फिर से 4% के ऊपर चली गई है और बहुत तगड़ा 24 बिप्स का जंप हुआ है। तो ये एक कंसर्न होना चाहिए। दरअसल इसको अगर मोटे तौर पे मैं आपको समझाऊँ ना तो 3 चीज़ें चल रही वहाँ पे। एक अब वो डिबेट शुरू हो गई है कि फेड का मूव अगला क्या होना चाहिए, मतलब फेड इन द सेंस कि गवर्नमेंट का मूव क्या होना चाहिए। एकदम इकॉनमी को आप एकदम ईज कर देंगे या अभी भी ब्याज दरें बढ़ाएंगे या रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्या है। तो ये ऑड एंड इवन का जो पोल चलता रहता है उसमें तीनों डिस्काउंटिंग चल रही है एक साथ। तो मार्केट जिसको जो पसंद आ रहा है उसी हिसाब से वो अपनी पोजिशनिंग वहाँ पे कर रहा है, ख़ास तौर पे बैंकिंग में। तो वो है। दूसरा, क्रूड में कल एक तेज़ बढ़त देखने को मिली 5% की, लेकिन बहुत घबराने चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि कुर्दिस्तान में एक पाइपलाइन जो है वहाँ से टर्की जाती है, उसको इराक ने डिसरप्ट किया है। तो जैसे 4 लाख बैरल पर डे का ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हुई है, तो इसकी वजह से क्रूड में एक जंप आया है, बट वो खुल जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सस्टेन नहीं करेगा। तो इसलिए क्रूड को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, एक बैंक है चार्ल्स श्वाब, उनके पास भी कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में उनका फिक्स डिपॉजिट निकला है और दूसरे बैंकों की तरफ गया है। तो नेक्स्ट इन क्यू मिस्टर चार्ल्स श्वाब हैं जो जिनको हो सकता पैसे की आगे ज़रूरत पड़े। तो ये हालांकि ये सिलसिला चल ही रहा, वहाँ पे कोई ना कोई रीजनल बैंक लाइन में लगा ही हुआ है कि जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो नेट अगर आप कह सकते हैं कि आज का मार्केट क्या कहें, न्यूट्रल कह के चल सकते हैं, न्यूट्रल टू पॉजिटिव कह लीजिए। ठीक कुछ भी नहीं हुआ लेकिन न्यूट्रल टू पॉजिटिव। आपने वो मूवी देखी है, एनिमेटेड फिल्म है क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीटबॉल्स? नहीं, मैं नहीं देखी। और देखनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली उसमें मीटबॉल्स आसमान से गिरते हैं, जो इमेजिनेशन ही वैसी है। तो ये क्लाउडी विद अ चांस ऑफ पॉजिटिविटी है, वैसा है। अच्छा, ये यूरो जोन में क्या आपको लग रहा है सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि मैं वो कल शाम को पढ़ रही थी, जर्मनी में जो 24 घंटों की स्ट्राइक कॉल की गई और वहां पर क्योंकि इन्फ्लेशन 9.3% पर आ गया, तो 1992 के बाद इतनी बड़ी स्ट्राइक है। तमाम यूनियंस, ना बसें चल रही हैं, ना ट्रेनें चल रही हैं, ना आपकी फ्लाइट्स चल रही हैं, एकदम चक्का जाम। और चक्का जाम इतना कि 3,80,000 पैसेंजर्स सिर्फ ये म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट का डेटा था, फंसे हुए थे। तो क्या अगर जर्मनी जैसे कंट्री में, क्योंकि वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूरोजोन के लिए, सिचुएशन और गंभीर होती है, फिर क्या ये पूरे यूरोजोन के लिए खतरे की घंटी है? बिल्कुल पूरे यूरोजोन की है। जर्मनी का आप नाम हम लोग इसलिए ले रहे हैं कि अभी ये ताज़ा हम लोग सुनाई पड़ा। यूके में कंटिन्यूस प्रॉब्लम ये चल रही है, सैलरी हाइक की मांग चल रही है।
और जर्मनी में अभी जो आप इन्फ्लेशन डेटा बता रही, वहाँ पे जो इसके डेटा है, ग्रोथ के फिगर्स आए हैं, वो हाईएस्ट लेवल पे आए हैं। आप कल्पना करके देखिए कि जहाँ की इन्फ्लेशन 2-2.5% होता था, आज वहाँ 9% है, ब्याज दरें 5-6% हैं। तो आप एक्चुअली नेगेटिव चल रहे हैं। यूएस में भी नेगेटिव है, यूके में भी नेगेटिव है, पूरे यूरोप में, जर्मनी वहाँ की लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाती है, वहाँ पे भी दिक्कत है। तो सब वेज हाइक की बात करें, क्योंकि उनका जीवन एक्चुअली चल नहीं पा रहा। हाँ। ये एकदम फैक्ट बात है। तो अभी बीच में बैंकिंग संकट आया तो लोगों ने थोड़ा अपना सख्ती कम कर दी है, यानी सिस्टम में पैसे डालने शुरू किए, वो किसी भी मोड से हो। तो वो दोबारा लोगों को लग रहा है कि ये फिर उसी मोड में जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वहाँ यूरोप में तमाम जगहों पे ये हुआ। और क्रेडिट स्विस को लेकर के तो स्विट्जरलैंड में और बवाल हो गए, वहाँ जाँच चलने लगी कि ये कर क्या रहे थे, ऐसा कैसे हो गया। अब वो सब बिल्कुल ना रायता फैला रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रहा है। तो पूरा यूरोप इस ट्रबल में फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये चिंता, जो मैंने कल कहा था आपसे रियल एस्टेट वाली, मैं आपको बताऊं कि जो कमर्शियल बैक्ड रियल एस्टेट की सिक्योरिटीज़ हैं, उनका स्प्रेड मालूम है 2020 के लेवल पे पहुंच गया। इतनी तेज़ी से शार्प जंप उसमें आया है। तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि और बढ़ने वाली है। तो आज इनफैक्ट आज दोपहर फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि यूरोप में यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्यूज उभर कर आते हैं। याद रखिएगा, आज एशिया बाजार के लिहाज से जो बैंक ऑफ जापान के गवर्नर है कुरोडा साहब, उनकी तरफ से बयान आएगा, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आएगी कि ब्याज दरों को लेकर, ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर उनकी तरफ से क्या रीडिंग है, यहाँ से क्या एक्शन आएगा। और ऑफ कोर्स जापान के सीपीआई डेटा पर भी हमारी नजरें रहेंगी। ये सब कुछ देर में सामने निकल कर आएगा। लेकिन सवाल यही है कि आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी और